नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका आई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज लगवा रहे थे, तो उसी क्रम में ये अगला सेशन है। अगर इस सेशन की पीडीएफ आपको फ्री में डाउनलोड करनी हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस सेशन को देखने के लिए आप हमारे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बाकी अगर ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट है कि भारत में बालू खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को वर्ष 2010 में अनिवार्य कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि के कारण भारत में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट देखना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवैध खनन के बारे में बात करते हैं तो अवैध रेत निकासी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2012 को सभी खनन स्थलों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। तो कब कर दिया? 2012 में किया है, जबकि स्टेटमेंट में वहाँ क्या दे रहा था? 2010 में। ठीक है। अब आपको बता दें कि 1986 के पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे जबकि पहले केवल बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों पर 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में किए जाने वाले गौण खनिजों के खनन के मामले में ही इसे आयोजित किया जाता था, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया है। कब से? 27 फरवरी 2012 से। निर्माण व्यवसाय के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो चीन पहले नंबर पर आता है, अमेरिका दूसरे स्थान पर, वहीं पूरे विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोसिमिलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट दे रहा है कि बायोसिमिलर ब्रांडेड जैविक उत्पादों और जैविक पदार्थों के जेनेरिक समतुल्य उत्पाद हैं जो रासायनिक संश्लेषण के बजाय जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कि बायोसिमिलर विभिन्न प्रकार के कैंसर, प्रतिकूल हृदय स्थितियों के इलाज के लिए लोकप्रिय है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बायोसिमिलर की बात करते हैं तो बायोसिमिलर को ब्रांडेड जैविक उत्पादों, जैविक पदार्थों के जेनेरिक समतुल्य के रूप में जाना जाता है जो रासायनिक संश्लेषण के बजाय जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं। बायोसिमिलर को विश्व में इन दवाओं का प्रयोग में क्या हो रहा है कि वृद्धि देखी जा रही है इन दवाओं के प्रयोग में। ठीक है। बायोसिमिलर कैंसर, प्रतिकूल हृदय स्थितियों के इलाज के लिए लोकप्रिय तो है ही, बाकी पेटेंटेड ब्रांडेड बायोलॉजिक्स महंगे होते हैं, तो कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के मामले में भी इनका प्रयोग निषिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट दे रहा है कि औद्योगिकरण से आर्कटिक की रक्षा करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं की गई है, तो इसमें से क्या देखना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। सेकंड है कि निकट भविष्य में आर्कटिक में हिम रहित ग्रीष्मकाल की संभावना है। अगला स्टेटमेंट है कि आर्कटिक में खोजे गए तेल की मात्रा विश्व के ज्ञात हाइड्रोकार्बन भंडारण का 10% है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एंड लास्ट जो है, आर्कटिक में बर्फ की चादर पतली और पुरानी होती जा रही है, ये स्टेटमेंट क्या है? इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट सही है, बाकी क्योंकि इसमें से गलत सही जो स्टेटमेंट नहीं था वो निकालना था। अब इसके बारे में हम विस्तृत तरीके से चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें, विश्व की तुलना में आर्कटिक बहुत ही तेज़ी से, यानी कि 2 गुनी स्पीड से गर्म हो रहा है। वर्ष 1840 के रिकॉर्ड स्तर से गर्म हो रहा है और इसे वर्ष 2005 और 2010 के बीच में सबसे जो वर्ष देखे गए थे, वर्ष 2005 और उससे 2010 के बीच में, वो इसके लिए बहुत ही गर्म थे। आर्कटिक में बर्फ़ की चादर पतली होने के साथ साथ ही उसमें नवीनता, पुरानी नहीं, नवीनता तो हो रही है, लेकिन जो नवीन
चादर बन रही है वो बहुत ही, तो पहले बात पतली है और उसके बाद भी संरचनात्मक स्तर पर देखी जाए तो बहुत ही क्षीण और कम टिकाऊ है। ठीक है, तो ये पतली होने के साथ साथ ही क्या हो रही है, इसका नवीनीकरण हो रहा है। नवीनीकरण में एक चादर बन रही है, वो कैसी बन रही है, बहुत ही संरचनात्मक स्तर से बहुत ही क्षीण और टिकाऊ, कम टिकाऊ और पतली। ठीक है, तो इसकी मोटी और पुरानी हिम चादरों जो हैं वो कई वर्षों से विद्यमान और ग्रीष्मकाल में भी जीवित रहने में सक्षम थीं, अब हिम द्वारा प्रतिस्थापित हो रही हैं, जो हर साल सर्दियों में गिरती है, शीतकाल के समाप्त होते ही तेजी से पिघल भी जाती है। यह आर्कटिक को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अधिक सुवेद्य बनाता है। ग्रीष्म ऋतु में आर्कटिक जो है वो हिम का ग्रीष्म ऋतु में आर्कटिक हिम का केवल 5% हिस्सा ही 5 वर्ष या उससे अधिक पुराना था, जबकि 1980 की बात करते हैं तो उस दशक की शुरुआत में ही आर्कटिक के समुद्री हिम का 40% हिस्सा 5 वर्ष से अधिक पुराना था। आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, मछली, खनिज सहित दुर्लभ मृदा तत्व के विशाल भंडार अब लंबी अवधि के लिए सुवेद्य हैं। ठीक है, आर्कटिक जिसे शीत युद्ध के दौरान अपनाई गई अंटार्कटिक संधि के द्वारा, अंटार्कटिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंटार्कटिक जिसे शीत युद्ध के दौरान अपनाई गई अंटार्कटिक संधि के द्वारा अत्यधिक दोहन से सुरक्षा प्रदान की गई, जो किसी भी देश के क्षेत्रीय दावों के अधीन नहीं है। किसके अधीन नहीं है, किसी भी क्षेत्रीय दावों के अधीन। इसके विपरीत अगर आर्कटिक की बात करते हैं तो आर्कटिक को औद्योगिकीकरण से सुरक्षित करने के लिए कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें, हिम रहित ग्रीष्मकाल की विशिष्ट संभावना ने आर्कटिक के तटीय देशों को इस क्षेत्र में अव्यवस्थित अन्वेषण के लिए प्रेरित किया और 8 आर्कटिक देश, यहाँ पर ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखने की आवश्यकता है कि आर्कटिक देशों की संख्या क्या है, 8 है। और उन 8 आर्कटिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं तो ये देखते हैं। तो इन आर्कटिक देशों में आते हैं रूस, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा और अमेरिका, जिसमें से आर्कटिक के जल में खोजबीन शुरू कर दी है कई देशों ने और 400 से अधिक तेल क्षेत्रों में 240 बिलियन बैरल कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार पाए हैं, जो दुनिया के ज्ञात हाइड्रोकार्बन भंडार का लगभग 10% है। उन्होंने समुद्र तल पर विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार भी खोज लिए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन से हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि जैव विविधता पर जो अविषमय है उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के रूप में स्थापित किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है ग्लोबल वार्मिंग और प्रजातियों की विलुप्ति पौधे उत्पादकता को समान रूप से प्रभावित करती है। थर्ड है जैव विविधता में उच्च स्तर की क्षति का प्रभाव वनों में अम्लता के निक्षेप और ओजोन प्रदूषण और पोषक तत्व प्रदूषण के समान होगा। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हैं। जैव विविधता पर जो अविषमय है उसके बारे में बात करते हैं, CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसे 1992 को रियो डी जेनेरियो वाला जो सम्मेलन हुआ था उसमें इसे प्रस्तुत किया गया और उसके बाद इसे जैव विविधता में तेजी से हो रही कमी को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के रूप में स्थापित किया गया। इस पर 193 यानी कि 193 देशों ने हस्ताक्षर किए। वहीं नेचर नाम की जो पत्रिका है उसमें जैव विविधता हानि और मानवता पर इसके प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्रजातियों की विलुप्ति समान रूप से पौधे की उत्पादकता को कम कर सकते हैं। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जहां 21 से 40% प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं उसमें पौधों की वृद्धि 5 से 10% तक कम होने की जो संभावना है, यह प्रभाव क्लाइमेट वार्मिंग
या समताप मंडली ओजोन क्षरण के कारण अल्ट्रावायलेट विकिरण में होने वाली वृद्धि के समान है, लेकिन विलुप्ति के उच्च स्तर का प्रभाव वनों में अम्लता के निक्षेप, ओजोन प्रदूषण और पोषक तत्व प्रदूषण के समान होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत में पर्माकल्चर के विचार ने पहली बार 1980 के दशक के अंत में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वही सेकंड स्टेटमेंट है कि पर्माकल्चर स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके और स्थानीय पर्यावरण को क्षति न पहुंचाने पर जोर देता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वही थर्ड स्टेटमेंट है कि पर्माकल्चर कई उन सिद्धांतों का पालन करता है जो भारत की परंपरागत कृषि प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। पर्माकल्चर के बारे में बात करते हैं तो आपको बता दें पर्माकल्चर का जो उल्लेख है सबसे पहले 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी जो बिल मोलिसन उनके द्वारा इसे प्रचारित किया गया। और वहीं 1987 में भारत की यात्रा के दौरान कई उत्साही लोगों के मोलिसन से प्रभावित होने के बाद भारत में इसे स्वीकारा भी गया। 2016 तक पर्माकल्चर को एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया गया और 140 देशों में ये फैल गया। वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो विश्व भर में करीब 3 मिलियन से अधिक लोग पर्माकल्चर को अपनाया है और उनका मानना है कि यह जो नवीन कृषि प्रणाली है वो चरम जलवायविक घटनाओं जैसे आवर्तक सूखे, अभूतपूर्व बाढ़, कृत्रिम उर्वरकों, खाद के अत्यधिक उपयोग और बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि मृदा अवनयन में कृषि को टिकाऊ बनाने का एकमात्र तरीका है। सभी वैकल्पिक कृषि प्रणालियों जिनमें पर्माकल्चर, जैविक खेती और गैर कीटनाशक प्रबंधन विधियां शामिल हैं, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करने और स्थानीय पर्यावरण को क्षति न पहुंचाने पर जोर देती है। पर्माकल्चर की बात करते हैं तो पर्माकल्चर जो कई ऐसे सिद्धांतों का पालन करती है जो भारत के पारंपरिक कृषि तरीकों का एक हिस्सा है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती सिद्धांत पर आधारित है। कृषि को निवेश गहन नहीं होना चाहिए, इसके बजाय इसे स्थानीय फसल किस्मों और प्राकृतिक कीटनाशकों पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है। इस कृषि प्रणाली में देसी मवेशी नस्ल और एक प्रमुख घटक हैं जो घास की स्थानीय खरपतवार किस्मों का उपभोग करती हैं। इसके गोबर और मूत्र का उपयोग कीटनाशक उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह तकनीकी मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए मल्चिंग और मिश्रित फसल प्रतिरूप और फसल चक्र का उपयोग करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको के बीच उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते पर 1994 में हस्ताक्षर किए गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 2008 में वैश्विक संकट के बाद G20 देशों के बीच संरक्षणवादी उपाय बढ़ रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार यानी कि जो नाफ्टा है उस पर कब 1994 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा द्वारा समझौते के बाद इसकी प्रतिस्थापन की प्रक्रिया है वो संपन्न हुई। जो WTO है, WTO की एक रिपोर्ट जिसमें मध्य अक्टूबर 2015 और मध्य मई 2016 के बीच प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों का विश्लेषण किया गया और उसके अनुसार G20 अर्थव्यवस्था ने 2008 की आर्थिक मंदी के बाद सबसे तेज गति से नए संरक्षणवादी व्यापार उपाय पेश किए। नए उपायों के साथ G20 अर्थव्यवस्था ने 145 नए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू किया, जिसका औसत लगभग कितना था 21 उपाय प्रति माह था, जबकि WTO पिछली रिपोर्ट में यह औसत उपाय 17 बता रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं युवा उभार की। तो इसके संदर्भ में जो कथन है उन पर चर्चा करना है और जो सही कथन हो उसको देखना है। तो फर्स्ट है कि यह देश के जनसांख्यिकी संक्रमण का एक चरण है जिसमें जन्म के समय बच्चों की कम मृत्यु,
दर के बावजूद महिलाओं की प्रजनन दर पहले की तरह जारी रहती है और अगले 2 से 3 दशकों में युवा उभार के रूप में देखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कि युवा भार को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सॉरी, ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाला। थर्ड है युवा उभार विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अधिक सामान्य है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। युवा उभार के बारे में बात कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको बता दें, यह देश के जनसांख्यिकीय संक्रमण का एक चरण है जिसमें जन्म के समय बहुत कम बच्चों की मृत्यु होती है। महिलाओं की प्रजनन दर पहले की तरह बनी रहती है, जो 2 से 3 दशकों में युवा उभार के रूप में इसे देखा जाता है। जबकि जनसंख्या में कार्यशील जो आबादी होती है वो 15 से 64 वर्ष के बीच की जो एज के जो लोग होते हैं उन्हें कार्यशील आबादी के रूप में जाना जाता है। उसकी हिस्सेदारी गैर कार्यशील आयु की आबादी से अधिक हो। युवा उभार विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अधिक सामान्य है, क्योंकि वर्तमान में विकासशील राष्ट्र मृत्यु दर में कमी करने के साथ साथ जनसांख्यिकीय संक्रमण के शुरुआती चरण में है, जबकि प्रजनन दर कम करने में अभी भी समय लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, ये देखना है। तो फर्स्ट है कि सर्वप्रथम ई वाहन की अवधारणा 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सामने आई। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें से हमें निकालना क्या है, कौन सा सही नहीं है। सेकंड है कि ई वाहन आंतरिक दहन आधारित वाहनों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, ये भी सही है। अगला है कि अगले दशक में ई वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि होगी, ये सही नहीं है और यही आपसे पूछा है। तो चलिए बात करते हैं ई वाहन के बारे में। तो आपको बता दें 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में ही वायु प्रदूषण और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ओपेक द्वारा तेल के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंध ने ई कारों में रुचि की तीव्रता प्रदान की। इसने कैलिफोर्निया के जीरो एमिशन व्हीकल मैंडेट की ओर अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया और कैलिफोर्निया के वाहनों में 1998 तक 2% और 2003 तक 10% तक शून्य उत्सर्जन वाहनों की मांग करता था। तकनीकी और लागत जैसी बाधाओं के कारण यह अध्यादेश मैंडेट समाप्त हो गया, लेकिन ई वाहन ई दक्ष होते हैं क्योंकि आंतरिक दहन इंजन में तकनीकी रूप से विद्युत ऊर्जा का अभिप्रेरक शक्ति में रूपांतरण और ईंधन दहन की तुलना में अधिक कुशल है। ई वाहनों की अनुमानित ईंधन दक्षता पारंपरिक कार की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। तेल की तुलना में बिजली की लागत काफ़ी कम होती है, इसलिए ई वाहन के प्रति किलोमीटर परिचालन लागत जो है वो एक पेट्रोल चालित वाहन की परिचालन लागत से बहुत ही कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वर्ष 2020 तक विद्युत वाहन के बाजार में मामूली विकास का अनुमान लगाया है, लेकिन 2050 तक ये जो अनुमान है, मतलब जो इन वाहनों का जो बिक्री है वो लगभग 1/4 तक बढ़ जाएगी। उचित मूल्य, सीमित सीमा, प्रौद्योगिकी सुधार, निवेश की धीमी गति और चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे की कमी ने ई वाहनों के व्यावसायीकरण की गति को काफ़ी धीमा कर दिया है। ई वाहनों की लागत का एक प्रमुख हिस्सा बैटरी है, जो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि ई बाइक की कीमत में लगभग 30% तक की हिस्सा बैटरी का ही होता है और इसे हर 2 से 3 साल में बदलने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन मार्च के महीने में उत्तर भारत में बढ़ती वर्षा का सबसे संभावित कारण नहीं है, ये देखना है। क्या देखना है, कौन सा कारण नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पश्चिमी विक्षोभ का बंगाल की खाड़ी की पूर्वा के साथ संप्रवाह, ये तो है ही, लेकिन हमें नहीं है वो देखना है।
सेकंड है कि आर्कटिक क्षेत्र का गर्म होना और परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का कमजोर होना। थर्ड है हिमालय का गर्म होना। एंड लास्ट है कि हिंद महासागरीय दोलन का कमजोर होना। तो यही नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, तो पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में शीतकाल के दौरान पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। ये जनवरी फरवरी के दौरान हल्की वर्षा करते हैं, जो रबी की जो फसल होती है उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। लेकिन कुछ पिछले वर्षों में पश्चिमी विक्षोभ का संबंध आपदाओं से भी हो रहा है, जैसे कि 2010 का मामला लेह में देखने को मिलता है, और 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ से देखने को मिलता है, और 2014 में जम्मू कश्मीर में अत्यधिक वर्षा होती है। ये जो घटनाएं हैं इन विक्षोभों से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2019 में तेज बारिश पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाले पूर्वा के संप्रवाह का परिणाम थी। पूर्व की लहर या पूर्वा वर्ष भर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और इन दोनों हवाओं का संगम वर्ष भर होता है, लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं। आर्कटिक के गर्म होने से उत्तरी गोलार्ध में जो जेट धाराएं हैं या जेट स्ट्रीम जिन्हें कहते हैं वो कमजोर होती हुई हैं। भूमध्य रेखीय गर्म क्षेत्र आर्कटिक शीत क्षेत्र के मध्य ऊष्मा का उतार चढ़ाव उत्तरी गोलार्ध में जेट धाराओं के पश्चिम से पूर्व की ओर संतुलित रखता है। लेकिन पिछले 20 सालों से आर्कटिक क्षेत्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते जो जेट धाराएं हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। जेट धाराएं अपेक्षाकृत सीधे मार्ग में चक्कर लगाने के बजाय तीव्र घुमावदार मार्ग पर चलती हैं, और यह दक्षिण को शीतल और गर्म उत्तर को गर्म बना देती हैं। ठीक है, यानी कि सीधे मार्ग में नहीं चल के ये क्या हो जाती हैं, घुमावदार हो जाती हैं। आपको बता दें 1950 के दशक के बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के सतही तापमान में वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में किए गए अवलोकन के बाद देखा गया कि हाल के दशकों में वर्षा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं। हिंद महासागर दोलन मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कानकुन से संबंधित। तो कानकुन जो है, कानकुन में आयोजित UNFCCC की COP16 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा सही है। फर्स्ट है कि उत्सर्जन में जो कमी की जिम्मेदारियों के मामले में विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कि ये कोपेनहेगन समझौते में उल्लिखित संकल्प और समीक्षा खंड को विधि सम्मत बनाता है, तो ये भी सही है। थर्ड है कि भारत ने कानकुन में आयोजित COP में वर्ष 2020 तक अपने उत्सर्जन को वर्ष 2005 के स्तर से 20 से 25% कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हो जाएंगे। अब चलिए इसे विस्तृत तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो कानकुन में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसके 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 के तहत अपनाई गई नई व्यवस्था ने विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया। उत्सर्जन में कटौती के लिए अब विकसित देशों की कोई कानूनी प्रतिबद्धता नहीं है। दूसरी ओर विकासशील देशों को अब बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं अपनानी होंगी। कानकुन समझौते में जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभावों से बचने के लिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा तय उन उपायों की अनदेखी की गई जिससे औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी और महत्वाकांक्षी लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया गया था। इस समझौते के तहत ये स्वीकार किया गया था कि वैश्विक तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यह समझौता इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई रूपरेखा प्रदान नहीं करता है, और यह विकसित देशों के लिए सामूहिक रूप से उत्सर्जन में कमी हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, और ऐसे किसी वर्ष का कोई उल्लेख नहीं है जब गिरावट शुरू होने से पहले वैश्विक उत्सर्जन अपने चरम पर ना हो। इसके विपरीत यदि विकसित देशों को अतिरिक्त महत्व देता है, विशेष रूप से अमेरिका को, ताकि वे अपने उत्सर्जन में और अधिक वृद्धि कर सकें
और यह कोपनहेगन समझौते में उल्लिखित स्वैच्छिक संकल्प और समीक्षा को विधि सम्मत बनाता है। अब देशों को प्रतिज्ञाओं के रूप में अपने स्वयं के लिए घरेलू लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति है। विकसित देशों की प्रतिज्ञाओं का मापन, रिपोर्ट और सत्यापन किया जाएगा, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। विकसित देशों की कमजोर प्रतिबद्धताओं के विपरीत विकासशील देशों ने उत्सर्जन में तीव्रता से कमी लाने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया और भारत ने 2020 तक 2005 के स्तर से 20 से 25% तक उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो इसी के लिए ये क्वेश्चन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने कितने % की इसमें कटौती की है। तो 20 से 25% तक की कटौती की है। और इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।